हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पशु प्रजनन के बारे में। अर्थात क्या कि पशु प्रजनन करना आपकी जो पशुपालन का क्षेत्र है, पशुपालन का जो उद्योग है, उसमें कितना ज़्यादा सार्थक साबित होता है या आपके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, कितना ज़्यादा प्लस पॉइंट आपके लिए रहता है पशु प्रजनन करना, इनके बारे में जानना है। तो पशु प्रजनन अच्छे से हो, इनसे क्या क्या फायदे, इनके बारे में मैंने बताया था आपको। अब जानना है हमें पशु प्रजनन के प्रकार, कि पशु प्रजनन कितने तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो पशु प्रजनन की अगर बात कीजिएगा तो पशुओं को कृत्रिम तरीके से प्रजनन की क्रिया कराना। पशु प्रजनन का मतलब क्या? वह सामान्य रूप से रिप्रोडक्शन तो सभी करते हैं, लेकिन जब आप कृत्रिम तरीके से किसी खास उद्देश्य की वजह से जब प्रजनन की क्रिया कराते हैं पशुओं में, तो वो आपका कहलाता है पशुओं में प्रजनन। और इनकी अगर विधि की बात की जाए तो इनकी विधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है आपका अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन, और एक होती है बाह्य प्रजनन, बाह्य प्रजनन। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन वही है क्या, कि जो हमने पढ़ा था एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर जो प्रजनन की क्रिया होती थी वो क्रिया है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें पशु प्रजनन में। इनमें बात होती है नस्लों की, क्योंकि हम जब प्रजनन की क्रिया कृत्रिम तरीके से कराते हैं तो मेन हमारा जो लक्ष्य होता है उन्नत किस्म। मेन लक्ष्य क्या होता है हमारा? कि उन्नत किस्म के बीजों का प्राप्त होना। अर्थात कि अच्छे किस्म के बीज हम प्राप्त कर ले। अच्छे किस्म के क्या प्राप्त कर ले? अच्छे किस्म के आपके जीव प्राप्त हो, जिनसे ज्यादा हमें दूध का उत्पादन हो, ज्यादा हमें मांस का उत्पादन हो। तो इन सभी उत्पादन की विधियों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अंतः प्रजनन क्रिया की। तो अंतः प्रजनन क्रिया की अगर बात कीजिएगा तो कहता है जब एक ही प्रकार के दो जीव, नर भी आपका एक ही प्रजाति का और ठीक उसी प्रकार प्रजाति का मादा भी हो, नर और मादा दोनों के दोनों समान प्रजाति के हो, और इन समान प्रजाति के बीच जो इनके प्रजनन की क्रिया 4 से 6 बार, यानी कि 4 से 6 पीढ़ी तक कराई जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ए और बी है, एक ही प्रजाति के हैं, इन दोनों का प्रजनन कराया गया और मिल गया सी हमारे पास। ठीक है, अब इस दूसरे ए वाले से फिर क्या करेंगे हम लोग? ए वाले का फिर से क्रॉस कराएंगे, फिर यहाँ पे हमें डी निकल गया, फिर इस डी का क्या करेंगे? ए वाले से क्रॉस कराएंगे, फिर ई निकल गया, फिर इस ई वाले का क्रॉस ए वाले से कराएंगे, अच्छा बी वाले से कराएंगे। तो ये क्या होगा, हमें प्राप्त जो होगा लास्ट में, ये जब हम लगातार कराते जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एक क्वालिटी इनमें डेवलप होगी, और यह क्वालिटी जो डेवलप होगी वह आपका अंतः प्रजनन के द्वारा प्राप्त आपके उन्नत नस्ल प्राप्त होंगे। मतलब क्या कह रहा है? कि एक ही प्रजाति के दो जीव, अर्थात कि एक मेल और दूसरा फीमेल, इन दोनों को लगातार 4 से 6 पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि बाबा का एक पीढ़ी हो गया, फिर पिताजी वाला एक पीढ़ी हो गया, और आप जो है एक पीढ़ी के अंदर है, तो ये 3 पीढ़ियां हो गई। उसी तरह से 4 से 6 पीढ़ी। अब ऐसा कंफर्म नहीं कह रहा है कि 4 पीढ़ी तक कराइए चाहे 6 पीढ़ी तक ही कराइए, यानी कि 4 से 6 मतलब कि कम से कम 4 पीढ़ी आपका कराइए। तो 4 पीढ़ी के बाद यह जो गुण होंगे वह धीरे धीरे आने लगेगा इनके अंदर, यह स्वाभाविक गुण बन जाएंगे। जैसे हमें किसी भी नस्ल की अगर प्राप्ति करनी है तो नस्ल में हमें क्या करना पड़ेगा? कि लगातार जब कराएंगे तब उसके अंदर जीन जो होगा हैबिचुअल या एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और जो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी अगली पीढ़ी जो नॉर्मल होगी, उस नॉर्मल पीढ़ी में भी जो बच्चे जन्म लेंगे उसी के समान जन्म लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी का हमने कराया तो सी और ए हमारी पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हमने क्या करा दिया? सी और ए को कराया, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? डी प्राप्त हुआ हमें दूसरी पीढ़ी। फिर यहाँ पे ई प्राप्त हुआ तीसरी पीढ़ी, और यहाँ पे हमें एफ प्राप्त हुआ चौथी पीढ़ी।
ये 4 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हो गया, एफ प्राप्त हो गया। अब क्या होगा कि इस एफ के अंदर जो गुण होंगे, एफ के अंदर जो क्वालिटी होगा, वह एफ के अंदर क्वालिटी ए वाला भी होगा और क्वालिटी बी वाला भी होगा, दोनों के दोनों गुण होंगे। क्लियर। और यह जो एफ है, अब एफ का जो बच्चा सामान्य रूप से जो जन्म लेगा, उस सामान्य बच्चे में अब हमेशा लगभग ए और बी दोनों के गुण हमें नजर आएंगे। तो इसी वजह से कहता है कि अंतः प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही नस्ल के दो जीव लेते हैं और उन दोनों जीवों को 4 से 6 पीढ़ी तक हम क्या कराते हैं, अंतः जनन की क्रिया कराते हैं, उनकी क्रॉस कराते हैं। और क्रॉस कराने के बाद वह जो होते हैं नए नस्ल हमें जो प्राप्त होते हैं, वह हमारा कैसा नस्ल होता है, तो उन्नत नस्ल होता है। तो पहला क्लियर है कि नर और मादा एक ही नस्ल के हो, नर और मादा एक ही नस्ल के हो, ठीक है। और इन एक ही नस्ल को हम क्या कराएंगे, 4 से 6 पीढ़ी तक क्रॉस कराएंगे हम, और जो हमें उन्नत किस्म मिलेगा ये हमारा अंतः प्रजनन क्रिया द्वारा प्राप्त उन्नत नस्ल कहलाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि यह जो कराएंगे आप अंतः नस्ल की, आपका अंतः जनन की क्रिया, यह करानी कैसे, इनमें क्या सावधानियां आपको रखनी है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब अंतः नस्ल कराएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले आपका मेल और एक फीमेल दोनों हमें उन्नत नस्ल के या अच्छे प्राप्त होने चाहिए, उन्नत नस्ल के जीव को हमें लेना पड़ेगा। मतलब क्या, पहला पॉइंट कहता है कि एक मेल और फीमेल वो भी उन्नत नस्ल के जीव लीजिए। मान लीजिए कि यह अगर मान लीजिए कि 10 लीटर दूध देने वाला है, 10 प्लस देने वाला है, और ये देने वाला है 2 प्लस, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इनके बीच अगर क्रॉस कराइएगा तो इनका जो आपका जो इनका जो वीर्य होगा इतना ज्यादा हाई लेवल का होगा कि यह इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में जो नया जीव आपका प्राप्त होगा वह उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो उस कंडीशन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कोशिश करना है हमें कि दोनों थोड़ा मजबूत कंडीशन में बेहतर और स्वस्थ, हमें अगर दोनों नस्लों जिन्हें हमें क्रॉस कराना है तो हमें क्या होगा, अच्छे किस्म के उन्नत नस्ल प्राप्त होंगे। ये पहली पॉइंट है। दूसरी क्या है कि नर और मादा का संगम जो होगा वह सामान्य रूप से होना चाहिए। संगम जो होना चाहिए उसमें सावधानी होनी चाहिए, संगम सावधानी से, सावधानी से। क्लियर है। ये दूसरी बात है। अब बात कर लेते हैं तीसरी। तो तीसरी इसके अंदर ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है, मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है। अब मूल्यांकन सबसे तरीके से मतलब क्या कि हमें हर एक पीढ़ी में ऑब्जर्वेशन करना है कि हमें जिस नस्ल के लिए प्राप्त कर रहे हैं इनके अंदर वो क्वालिटी आ रहा है कि नहीं। जैसे मेल और फीमेल में हमने कराया तो यहाँ पे अगले नस्ल जो हमें प्राप्त हुआ वह हमें 3 लीटर दूध देने वाला प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर अगला नस्ल हमने 3 वाले को 10 से कराया तो यहाँ पे हमें 4 वाला का 4 आपका लीटर दूध देने वाला मिला हमको। तो ये हमें क्रमिक रूप से मूल्यांकन हमें सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना होगा कि हम जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हमें 10 लीटर वाला दूध चाहिए तो क्या वैसा हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर वैसा नस्ल नहीं प्राप्त हो तो कराने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमें क्या करनी है कि समय समय पर उनकी देखरेख करनी है और सर्वश्रेष्ठ तरीका हमारा जो होगा उनका प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन होगा। क्लियर है। तो ये तीसरा था। उसके बाद क्या, चौथा कहता है कि उसके बाद जो प्राप्त होगा हमें उन प्राप्त में से फिर चयनित वाले के साथ संगम कराना है। यानी कि जो नस्ल जो नया नस्ल हमें प्राप्त होगा, जो नया नस्ल प्राप्त हो उसे चयनित के साथ संगम कराना है, उसे चयनित
के साथ संगम कराना है। संगम का मतलब क्रॉस कराना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लीजिए 3 लीटर वाला मिला, अब 3 लीटर वाले का क्रॉस 2 लीटर वाले के साथ करा दिए, तो बताइए हाई क्वालिटी मिलेगा कभी आपको? नहीं मिलेगा। आपको तो 10 क्वालिटी की तरफ जाना है, तो इस 3 वाले का क्रॉस किससे कराइएगा? 10 वाले से। अब 10 वाले से जब क्रॉस होगा, तब ये 3 के बजाय अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 4 लीटर मिल सकता है, 5 लीटर मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नया नस्ल हमें प्राप्त होगा, फिर उसका अगला जो जनरेशन होगा वो हाई क्वालिटी वाले के साथ होना चाहिए। अगर हाई क्वालिटी वाले के साथ नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? हमें उन्नत किस्म नहीं प्राप्त होंगे। उसके बाद क्या कि इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें अगर दुग्ध का कर रहे हैं तो दुग्ध का हमें पता लगाना चाहिए, अगर मांस का कर रहे हैं तो मांस का पता लगाना चाहिए। यानी जिस भी रूप के लिए हम अगर प्रजनन करा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी का हमें मूल्यांकन प्रॉपर तरीके से करना होगा। क्लियर है? तो ये हो गए आपके तरीके कि इन चीजों को करने के समय इन सावधानियों को हमें रखना चाहिए। कब? जब हम अंतः प्रजनन की क्रिया करा रहे हैं तब। अब बात आती है कि अंतः प्रजनन की क्रिया अगर हम करा देंगे तो हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें फायदे क्या होंगे, अर्थात कि जो नया नस्ल मिलेगा हमें, नए नस्ल में हमें क्वालिटी क्या फायदे होने वाले हैं। चलिए जरा से इसके फायदों की हम बात कर लेते। देखिए, बात करेंगे कि अंतः प्रजनन क्रिया के द्वारा फायदे की, अर्थात बेनिफिट यानी कि फायदा हमें क्या होगा। तो हमें क्या मिलेगा इसमें? हमें इसमें मिलता है कि जो अप्रभावी गुण है वो प्रभावी हो जाता है, अप्रभावी गुण भी हमें प्राप्त हो जाता है, गुण से भी अच्छे उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्या कि मान लीजिए कि वो हमें पहले 2 लीटर वाला दे रहा था, अब मान लीजिए कि हम इसका अगर क्रॉस करा दिए अंतः जनन, तो हमें 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर मिल गया, तो हमारे लिए पॉजिटिव हो गया ना जी। तो क्या कह रहा है कि जो अप्रभावी गुण है, जो उसके अंदर ज्यादा दूध देने वाला प्रभावी नहीं था, अब वैसा हमें गुण मिलना शुरू हो गया, तो वह कंडीशन आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है कि वांछित जो गुण चाहिए हमें, यानी जिस गुण के लिए हम कर रहे हैं कि हमें ज्यादा दूध चाहिए, तो वांछित गुण हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, गुण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फायदे कि अप्रभावी गुण से मिल जाते हैं और वांछित गुण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वांछित गुण आसानी से प्राप्त होने का मतलब क्या है कि यह क्या होगा कि आसानी से आपका 4 से 6 पीढ़ी के बाद वैसे जीव बन जाएंगे कि अगली बार वो किसी से क्रॉस करेगा तो अच्छा आपका बच्चा मतलब जन्म देगा, अच्छा यानी कि ज्यादा दूध देने वाले बच्चे हमारे अपने लोकल एरिया में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है। तीसरा अगर एक और बेनिफिट की बात कीजिएगा, तो क्या कहता है कि यह अंतः प्रजनन से उन्नत नस्ल के जो जीव प्राप्त होंगे वो भी आपके लिए अच्छा होगा। उन्नत नस्ल के जीव हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदे हो गए 2-3। अब क्या बात कर लेते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि जब हमें इतना फायदा हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई घाटा होगा, कोई ना कोई इसका निगेटिव पॉइंट होगा। तो भाई अंतः प्रजनन की क्रिया कर रहा है, तो ये 3 इसके फायदे हो गए, तो फिर ये अंतः प्रजनन के निगेटिव पॉइंट क्या है, घाटा क्या है? ठीक है, जरा बात कर लेते हैं कि अंतः प्रजनन क्रिया की घाटा क्या क्या है, यानी कि प्रॉब्लम इससे क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं ऊपर कि अंतः प्रजनन क्रिया अगर कराते हैं तो हमें फायदा घाटा क्या होगा, यानी कि हानि क्या होगी। अगर इसके हानि की बात करें, किसके हानि की? अंतः प्रजनन क्रिया के हानि की अगर बात करें, तो सबसे पहला हानि क्या होता है कि इनके अंदर क्या होती है, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जनन क्षमता की कमी आ जाती है। मतलब जनन क्षमता की कमी का मतलब क्या कि अब यह 10 से 3 लीटर वाला मिल गया, अब 3 से 4 लीटर वाला मिल गया, तो ये 2 लीटर वाला का पावर धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। ये अपना एक्चुअल जो क्वालिटी इसके पास था वो तो घटता ही जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जनन क्षमता का जो मान है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, अर्थात कि जनन करने की क्षमता कम हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी इसके अंदर
कि दूसरा सबसे बड़ा घाटा है कि इनसे जो बच्चे हमें प्राप्त होंगे, जो हमें उच्च नस्ल प्राप्त होगा, उच्च नस्ल प्राप्त होगा, वो क्या होगा, कमजोर और बहुत ज्यादा संवेदनशील होगा। कमजोर और संवेदनशील होगा। संवेदनशील और कमजोर का मतलब क्या हो गया भाई, तो कमजोर का मतलब हो गया कि यह इनके अंदर ज्यादा अपना स्टेमिना, बॉडी का, पर्सनालिटी का अपना स्टेमिना नहीं रहेगा कि आपके वातावरण और पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को कोऑपरेट कर ले। मतलब क्या कि यह क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर मौसम चेंज होता है या किसी भी प्रकार से अगर प्रतिकूल वातावरण आती है, तो उस कंडीशन में यह जो होगा जल्दी प्रभावित होगा। तो ये इसकी कमी हो गई। फायदे क्या हो गए कि हमें जो चाहिए, जितना अच्छे क्वालिटी के हमें चाहिए दुधारू गाय, वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पशु प्रजनन का अंतः प्रजनन आपके लिए वरदान साबित तो होता है, लेकिन क्या होता है कि इनके साथ कुछ कमियां भी होती है। तो कमी जब आपका कम हो और फायदा ज्यादा हो, तो कमी को हम इग्नोर करते हैं और फायदे पे थोड़ा फोकस करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, तो ये अंतः प्रजनन हमारा क्लियर हो गया। अब जरा जान लेते हैं क्या बहिर्प्रजनन के बारे में। देखिए, इसमें क्या है, अब बहिर्प्रजनन के अंदर बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग रूप में आपकी प्रजनन की क्रिया होते हैं। अंतर तो हो गया हमारा, अंतर एक ही था कि आपका एक ही नस्ल का होना चाहिए और 4 से 6 आपका पीढ़ी तक वो नस्ल करा लेंगे हम। अगर उनके साथ क्रॉस करा ले तो हमें नए उन्नत नस्ल प्राप्त हो जाएंगे। और बहिर वाले में बहुत ज्यादा आपका अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे पहला देखेंगे हम लोग बहि प्रजनन के बारे में। तो बहि प्रजनन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो होंगे, यह जो होंगे दोनों नस्ल अलग अलग होंगे। मतलब क्या, दोनों अर्थात कि मेल और फीमेल दोनों एक समान नस्ल के नहीं होने चाहिए। एक समान नस्ल के नहीं चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पहला नंबर बात बहिर्प्रजनन में ये चीजें है कि मेल और फीमेल जो होगा दोनों एक समान नस्ल के नहीं होने चाहिए, तो वो आपका बहिर्प्रजनन कहलाएगा। क्लियर है? अब इसी में होता है कि बहिर्संस्करण वाला एक होता है इसी में बहिर्संस्करण का। तो बहिर्संस्करण में क्या होता है कि ये कहता क्या है कि हम मेल और फीमेल दोनों का हम क्रॉस कराएंगे 4 से 6 पीढ़ी तक, जैसा अंतः प्रजनन में होता था। 4 से 6 पीढ़ी तक हम क्या कराएंगे, जनन की क्रिया कराएंगे। लेकिन क्या, लेकिन हमारे अंदर जो मेल और फीमेल होगा दोनों में कोई उभय नहीं होना चाहिए। उभय का मतलब दोनों के दोनों किसी भी एक जाति का, एक नस्ल का नहीं होना चाहिए। एक नस्ल का नहीं हो। सीधी सी बात है कि एक नस्ल का अगर होता तो वह तो अंतः प्रजनन में ही आ जाता। लेकिन इसमें क्या कहता है बहिर्संस्करण में कि मेल और फीमेल एक नस्ल का नहीं हो, बाकी जितना कांड हो रहा हो, बाकी जितना क्रॉस होगा, वह सभी के सभी किस रूप में होगा, अंतः जनन की तरह ही होगा। ठीक है? लेकिन इसके अंदर एक सावधानी है कि दोनों के दोनों एक पीढ़ी के हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एक होता है आपका संस्करण, एक होता है आपका संकरण। इस संकरण के अंदर क्या मिलेगा हमें कि इसके अंदर यह मेन देखने को मिलता है कि इसके अंदर अस्थाई अस्थाई उन्नत नस्ल हमें प्राप्त होते हैं। अस्थाई उन्नत नस्ल। अब अस्थाई उन्नत नस्ल का मतलब क्या, इतना बार हम क्रॉस करा दे कि वह हाइब्रिड क्वालिटी का बन जाए। जैसे आपके यहां पर आपका जर्सी है, अभी जर्सी गाय, जर्सी गाय में आपने देखा होगा किसको, साहिवाल को देखा होगा। शाहीवाल, रेड सिंधी, रेड सिंधी, ये सभी क्या है, ये सब हाइब्रिड बन गए। अब हाइब्रिड बनने का मतलब क्या, सीधा इनका क्रॉस होगा तो ये अस्थाई बन गया। डायरेक्ट ही क्या मिलेगा, इनसे साहिवाल गाय ही हमें प्राप्त होगी। रेड सिंधी से रेड सिंधी गाय इसी तरह के दूध देने वाले हमें प्राप्त होगी। तो क्या कहता है कि आपका संकरण जब हम कराएंगे तो सामान्य रूप से संकरण में क्या होगा कि हमें सभी के सभी हाइब्रिड ही हमें प्राप्त होंगे। तो वह क्रिया हमारा क्या कहलाएगा, संकरण कहलाएगा। क्लियर है? 3 हो गए। उसके बाद चौथा क्या है, अंतर विशिष्ट। चौथा क्या है, अंतर विशिष्ट संकरण।
अब अंतःविशिष्ट संकरण का मतलब क्या हो गया, क्या कि आपका जो मेल होगा उस मेल का जो वीर्य होगा हम निकाल के अलग रखेंगे, ठीक है। और अलग रखने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जब भी मतलब अलग प्रजाति, बिल्कुल बिल्कुल उनके प्रजाति से एक अलग प्रजाति हमें प्राप्त करनी हो तब हम उसका उपयोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए घोड़ा है आपका और गधा है, घोड़ा अलग प्रजाति है, गधा बिल्कुल अलग प्रजाति है। अब क्या है कि इसके बीच की प्रजाति हमें अगर खच्चर बनाना पड़ा तो खच्चर बनाने के लिए हम घोड़ा का लेंगे सीमेन, ठीक है, सॉरी गधा का सीमेन लेंगे और घोड़ा घोड़ा का अंडाणु होगा और उस कंडीशन में हम जब क्रॉस कराएंगे तो हमें खच्चर की प्राप्ति होगी। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, ओहो, देखिए तो इसके अंदर क्या प्राप्त कर लिया हम लोग, एक अलग क्वालिटी हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी जैसा वांछनीय गुण चाहिए हमें अस्थायी रूप से, वो वांछनीय गुण हमें कहाँ प्राप्त हो जाएंगे, अंतःविशिष्ट संकरण में। मतलब क्या कि हमें जो क्वालिटी एक नया चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉस करा लेंगे, ठीक है। तो हमने कुल 5 विधि आपको बताया। इन 5 विधि में क्या था, पहला था अंतः संस्करण, यानी कि अंतः क्रिया के द्वारा अंतः प्रजनन में। तो अंतः प्रजनन में क्या था, एक ही नस्ल के लगातार 4 से 6 आपका पीढ़ी तक कराइए क्रॉस, और क्रॉस कराने के बाद आपको अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा था आपका बहिर्प्रजनन, कि मेल और फीमेल दोनों एक समान नस्ल के होंगे, आप क्या कराइए, इनको क्रॉस कराना है, ये एक समान नस्ल के नहीं होंगे, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, बहिर्संस्करण में 4 से 6 पीढ़ी तक होगा, ये कॉमन है, लेकिन ये दोनों उभय नस्ल के नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक नस्ल का नहीं होना चाहिए। संकरण में क्या होगा कि अस्थायी उन्नत हमें प्राप्त करनी है, और अस्थायी उन्नत नस्ल हमें प्राप्त करने के लिए हमें हाइब्रिड बनाने के लिए, जैसे आपका वो ऐसा चाहिए जो आपका कंटिन्यू रूप से साहिवाल है, तो बच्चे जन्म दे तो साहिवाल प्राप्त हो, रेड सिंधी से रेड सिंधी, तो ऐसा हमें क्रॉस कराना है। और अंतःविशिष्ट संकरण में क्या होता है, जब हम किसी नए क्वालिटी की तलाश करते हैं और उस कंडीशन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो होता है आपका अंतःविशिष्ट संकरण। क्लियर है? अब क्या होता है कि प्रजनन की क्रिया कर ली है, अब प्रजनन में क्या होता है कि इसमें हमें नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। अंतः प्रजनन की एक और विधि आपका, सॉरी, या पशु प्रजनन की एक और विधि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रित प्रजनन प्रयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रित प्रजनन प्रयोग। अब मान लीजिए नियंत्रित प्रजनन प्रयोग का मतलब क्या हो गया कि हम कृत्रिम रूप से बिल्कुल अलग से हम इनका क्रॉस कराएंगे। मतलब क्या कि इनका क्रॉस प्राकृतिक रूप में नहीं होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप में कैसे नहीं होगा, जरा देखिए एक बार। मतलब क्या कि हमें जिनसे क्रॉस कराना है, अर्थात कि जिस मेल और जिस फीमेल जीव के अंदर हमें क्रॉस कराना है, तो मेल को क्या करेंगे, हम उत्तेजित करेंगे, और उत्तेजित करने के बाद हम इनसे क्या प्राप्त कर लेंगे, हम इनसे सीमेन प्राप्त कर लेंगे। सीमेन का मतलब हो गया कि हम इनसे वीर्य प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे, वीर्य प्राप्त कर लेंगे। अब ये वीर्य प्राप्त हो गया, मतलब कि ये क्रॉस कराया जा सकता है। तो पहला काम क्या करेंगे हम कि इनसे उत्तेजित करके वीर्य प्राप्त कर लिया, और फीमेल को उत्तेजित करके कुछ कंडीशन में फीमेल का हमने अंडाणु प्राप्त कर लिया, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब एक नंबर जब ये काम हो जाता है तो दूसरा नंबर क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इनको स्टोर कर देंगे, ठीक है। इनको क्या कर लेंगे, हम स्टोर कर लेंगे, अर्थात वीर्य का स्टोर करेंगे, और अंडाणु का भी हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद प्रॉपर तरीके से हम वीर्य की और अंडाणु की दोनों की हम जांच करेंगे, अर्थात कि परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। ध्यान से समझिए, पहला हमने क्या किया कि मेल को हमने उत्तेजित किया, मेल को हमने क्या कर लिया, उत्तेजित कर दिया, और उत्तेजित करके क्या कर दिया, हमने सीमेन प्राप्त कर लिया। फीमेल को उत्तेजित करके उससे अंडाणु प्राप्त कर लिया। अब दोनों कंडीशन को हमने स्टोर कर लिया और उसकी जांच करी, हमने परीक्षण कर लिया। अब परीक्षण करके हमें पता चल गया कि यह वीर्य कितना ज्यादा कारगर है और यह अंडाणु कितना ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हम इन अंडाणु का, सॉरी वीर्य का स्थानांतरण हम कराएंगे, अर्थात कि तीसरे कंडीशन में क्या कराएंगे कि हम प्रविष्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रविष्ट कराएंगे कि हमारा जो वीर्य है कहाँ पे जरूरत है, अर्थात कि जिस भी जीव को जरूरत होगा तो डायरेक्ट हम उसके योनि में डायरेक्ट हम वीर्य को
कृत्रिम तरीके से प्रवाहित करेंगे। अब जब प्रवाहित हो जाएगा तो उनसे क्या हो सकता है कि उनसे हमें नया जीव प्राप्त हो जाएगा, अपने मनचाहा जीव हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। जैसे समझिए, एक अगर सांड से अगर हमें सीमेन प्राप्त हो, वीर्य प्राप्त हो, तो एक सांड के वीर्य से लगभग 3,000 हम जीवों को क्या कर सकते हैं, निषेचित करा सकते हैं अंडाणु को। एक एक मेल से प्राप्त को हम 3,000 फीमेल को उससे क्या करा सकते हैं, निषेचित करा सकते हैं, अर्थात नए जीव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, ये थोड़ा सा आसानी हो जाता है। बस अर्थ ये रहता है कि इनको स्टोर करना थोड़ा सा टफ होता है। इनके लिए फ्रीजर चाहिए स्पेसिफिक, जिसके अंदर जितना बॉडी के अंदर टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। गांव घरों में आपने देखा होगा पशु चिकित्सक को, वो लेके आता है छोटा सा कंटेनर सा रखते हो, जिसको खोलने के बाद अंदर धुआं की तरह निकलता है, वह वास्तव में एक फ्रीजर ही होता है। और उसके अंदर सीमेंट होता है, और देखते होंगे कि लंबा सा वो क्या करते हैं, एक पाइप की तरह ग्लास का एक हैंडल होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो रखा हुआ रहता है, सीमेंट होता है। अब क्या करते हैं, हाथ में ग्लोव्स लगा के डायरेक्ट योनि में उनका प्रविष्ट कराते हैं। और यह प्रविष्ट कराने के बाद क्या होगा कि नए रूप में जितना भी चाहे आपको प्राप्त हो जाएंगे जीव। क्लियर है? ये कंडीशन एक हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि वीर्य का सेचन आप कृत्रिम रूप से पूरी तरह करा ले, या शुक्राणु प्राप्त है, अंडाणु प्राप्त है, और इन दोनों का निषेचन करा ले। और जब 4 से 6 कंडीशन में युग्मनज रहेगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, योनि के माध्यम से गर्भाशय में हम ट्रांसप्लांट करा देंगे। ये भी मेथड है आपका। तो किसी भी रूप में हम बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्नत किस्म से अलग अलग तरीके से उन्नत किस्म के नस्लों को प्राप्त कर सकते हैं। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको पशु प्रजनन की सारी क्रिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।